नमस्कार। पी गुरु हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त देवदत्त माझी जी। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, मेरी पहली इनसे इंटरव्यू थी जब ये श्रीलंका में थे, वहां के हिंदुओं के साथ काम कर रहे थे। तो उस बार मेरी पहली उनकी इंटरव्यू हुई थी और अंग्रेजी में था। शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा। आइए मिलते हैं देवदत्त माझी जी से। देवदत्त जी नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? नमस्कार, राम राम, वनक्कम। मैं I see that you मैं can. अच्छा मैं अच्छा हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और राम राम भी। देवदत्त जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने देखा, इनके बारे में एक स्वराज्य मैगजीन में एक बड़ी अच्छी आर्टिकल आई है कि किस तरह का काम कर रहे हैं ये ग्राउंड पर, जमीन पर। सिंह बहानी जो है एक बहुत ही मुश्किल चीजों को लेकर वह काम कर रही है। यानी कि पहले तो परिवर्तन, घर वापसी कर रहे हैं। लव जिहाद के जो विक्टिम्स हैं, लड़कियों को, खास करके लड़कियों, लड़के भी हैं, तो इनको किस तरह से वापस लिया जाए, वापस ले आने के बाद उनको किस तरह से ऑक्यूपाई किया जाए ताकि उनको उनका कुछ जिंदगी की कुछ लाइवलीहुड के लिए कुछ बना है। तो देवदत्त माझी जी ऐसे एक जगह पर हैं जो कि आप रोज रोज नए नए लोग इन पर अपना निशाना तीर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम जो कर रहे हैं आप देवदत्त जी, हमें एक थोड़ा सा झलक दीजिए कि क्या होता है दिन में और आपको किस किस तरह की कठिनाइयां सामना करना पड़ती हैं। खास करके ममता दीदी, तो अब दीदी न बोले तो अच्छा है, ममता बेगम बोल सकते हैं हम। तो क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो काम है मूलतः वो है जो लव जिहाद और ट्रैफिक का विक्टिम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। उसमें मेनली लव जिहाद, जो मुस्लिम लड़के जो हिंदू बच्चियों को लेके जाता है, उनको वापस लाने का मैं काम करता हूँ। वो मेरा प्रायोरिटी काम में से एक है। और उसके अतिरिक्त मैं घर वापसी, यानी जो व्यक्ति वापस सनातन धर्म में आना चाहते हैं, उनको मैं मदद करता हूँ, लीगली गिविंग देम प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी वगैरह। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स का जो माहौल है यहाँ पर, और पूरा पूरा पुलिस प्रशासन जो है, ये बिल्कुल, ये भी अपीसमेंट पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर काम करना तो कठिन है और चैलेंजेस नए नए आते हैं। पर एक जो ये पॉलिटिकल चैलेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, और इसके साथ जो परिवार से हम अपने बच्चों को वापस लेके आते हैं, तो हम उनके परमानेंट शत्रु बन जाते हैं। वो हमको शत्रुता की नजर से देखते हैं। प्लस जो घर के बच्चे, सोचिए, घर वापसी करना चाहते हैं, कोई भी वजह हो, चाहे अगर मुस्लिम घर की लड़की अगर हिंदू लड़का से उनका रिलेशन बनता है और उनको कहीं पे सहयोग नहीं मिलता है, विशेषकर उनके परिवार के तरफ से, तो वो हमारा मदद लेते हैं। और हम जो उनको मदद करते हैं, हम उनके भी परिवार के डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में आ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। और मैं जब ये काम शुरू किया था, तब मुझे पता था कि ऐसे चैलेंजेस आएंगे। पर मतलब ये दिन ब दिन इतना बढ़ता जाएगा, इसका धारणा मुझे नहीं था। पर आप सबका आशीर्वाद से, सहयोग से और प्रार्थना से हम ये काम करने में सफल हो रहे हैं। आज तक तो ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ। मैंने आपसे पहले हिंदी में नहीं पूछा कि आपकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, किससे आप इम्प्रेस हुए थे कि ये जो काम ये कर रहे हैं उनके साथ मैं भी हाथ बटाऊं। तो जरा आपकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा हमें समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि पहले शायद उन्होंने न जाना हो। ये देखिए, मेरा ये जो हिंदुत्व एक्टिविटीज में मेरे जो इंक्लिनेशन है, ये 1992, जब मैं शायद क्लास 5 या 6 में था, और 6 दिसंबर को जब वो बाबरी ढांचा या बाबरी मस्जिद, उसको जब गिराया गया और वो टीवी में आ रहा था, तब मैं तो वो छोटा था, शायद बीबीसी में दिखा रहा था, और मेरे पिताजी सोफा में बैठे हुए थे। वो अचानक कूदना चालू कर दिए। ही स्टार्टेड जंपिंग, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं उनको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, ये क्यों इतना कूद रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू हिम।
एंड ही स्टार्टेड खुशी का आंसू भी आ रहा था उनका। तो मैंने उनको पूछा क्या बात है, तो धीरे धीरे उन्होंने हमको बताया कि ये हमारे लिए इतना सिंबॉलिक क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है, आज के दिन में इसके इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके बाद 6 या 7 दिसंबर को हमारे घर के सामने से एक रैली जा रहा था, जिसको वो लोग जुलूस बोलते हैं मुस्लिम लोगों का, प्रोटेस्ट रैली। तो उस रैली के सामने एक मारुति वैन आ गया था, जो 2 हिंदू बैठे हुए थे उसमें, एक हिंदू चला रहा था और एक व्यक्ति साइड में बैठा था। तो ये दोनों को हमारे आंखों के सामने काट दिया गया। दैट टाइम पश्चिम बंगाल में ज्यादा हड़ताल बंद होता था। तो हम बच्चों लोगों को लगा कि ये भी मामूली बंद है, हम लोग को समझ में नहीं आया था कि ये कर्फ्यू है। और हम लोग जाके रोड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे सामने वो हादसा हुआ। और फिर हमारे जो ऊपर में एक और फैमिली थे, वो गुजराती थे, तो उनके बच्चे भी खेल रहे थे। तो वो जो गुजराती अंकल थे, हम सबको गेट के अंदर लेके आए। देन अगेन आई आस्क्ड माय फादर कि ये लोग इन दोनों को क्यों मार दिया। देन अगेन माय फादर एक्सप्लेन मी कि वो लोग हम लोग को किस नजरिया से देखते हैं। दैट इज द टर्म काफिर एंड ऑल दीज थिंग्स आई लर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और तब से मेरा पिताजी एक बात बोलते थे कि देखो, जो रामायण है उसमें देवी सीता को रावण हरण करके लेके गया, और उसके बाद जो वानर सेना है, हनुमान जी है, राम जी है, ये सब लग गए देवी सीता, माता सीता को वापस लाने में, और उसके लिए घमासान युद्ध भी हुआ। और भगवान राम नारायण जी का, विष्णु जी का अवतार होते हुए भी देवता लोग और बाकी राजा डर रहे थे उनको सहयोग करने में। तो लास्ट दिन पर जाके भगवान राम को एक रथ मिला। उसके पहले तक भगवान राम पैदल चल के ही रावण से, और रावण की इतने विशाल सेना से, उनके पूरा जो पुरुष परिवार है उनसे भगवान राम का युद्ध हो रहा था, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर किंग्स एंड इवन फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस। भगवान राम को सपोर्ट, भगवान राम को भी अपना विश्वास अर्जन करने में इतना कठिनाई आई, अधर्म और विशाल शक्ति के विरुद्ध में लड़ाई करने में। तो वो मेरे पिताजी हमको बताए कि आप भी जब जीवन में बड़ा संघर्ष करोगे, बड़ा लड़ाई लड़ोगे, तो आपके पास भी सहयोग आना बहुत देरी से शुरू होगा। पहले का मार्ग बहुत कठिनाई का ही है, भगवान राम के लिए भी इतना कठिन था। और महाभारत का भी जो धर्म युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, वो भी द्रौपदी जी का जो अपमान हुआ उसको केंद्र करके हुआ। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे समाज से जो हमारे बच्चियां चली जाती है, उनको वापस लाना, ये हमारा एक प्रायोरिटी काम बन गया। और मोदी जी का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाने का जो कार्य है, ये मैं करने का प्रयास करता हूँ। और एक विषय है कि मैं मानता हूं कि जीवन से ज्यादा अगर थोड़ा मूल्यवान कुछ है, तो वो सम्मान है, डिग्निटी है। तो हमारे बच्चियां अगर चली जाती है, तो उनका सम्मान का तो हानि होता है, इससे ज्यादा सम्मान हानि हमारे समाज का होता है। और ये कोई कोई बोलता है कि अगर जान रहेगा तो जहान रहेगा, जान रहेगा तो फिर इज्जत वापिस आएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि एक बार इज्जत चला जाता है, वो भी शत्रु के हाथ में, तो वो कभी बन नहीं सकता। किसी चीज पर, विषय पर ज्यादा ध्यान हमारे जो गुरु थे, पूर्वज थे, वो लोग भी दिया। गुरु तेग बहादुर जी के पास ऑप्शन थे, अगर वो मुसलमान बन जाते तो उनको अपना जीवन नहीं देना पड़ता। तो ही चोज डिग्निटी एंड ऑनर एंड फेथ ओवर इस्लाम। इवन हिज सन गुरु गोविंद सिंह भी ये मार्ग चुना, और उनके 4 बच्चे भी जो इतने छोटे छोटे थे, उनको भी डिग्निटी, सम्मान और धर्म अपने जीवन से ज्यादा प्रिय रहा। तो मैं वही मार्ग में चलने का प्रयास करता हूँ। और अपने जो कार्यकर्ता है उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस मार्ग पर चले और धर्म और देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। एक छोटी सी बात है दोस्तों, हमने एक अंग्रेजी में भी एक प्रोग्राम बनाई थी। अभी जो रिसेंटली हाल ही में एक साइक्लोन आया था, उसके वजह से बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है।
और सिंह बाहिनी जैसे ग्रुप्स इसमें बहुत कठिन तरीके से, यानी कि कंडीशंस इतने बुरे हैं आज, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो आपका हेल्प नहीं कर रही है। तो थोड़ा आप ये जो अभी डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे-कैसे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं आजकल, और थोड़ा आपका डेटा बना देंगे लोगों को कि ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हम डोनेट कर सकते हैं। आप भारत में से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी Excuse दीजिए। me। देन आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर टू यू। देखिए ऐसा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं उसमें भी हम प्रयास करते हैं लोगों के पास खड़ा होने का, जैसे कि साइक्लोन होता है, कोविड का जो पीरियड चला उसमें भी आप सबके सहयोग से हम लोगों के पास, लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और विशेषकर जो एरिया सेंसिटिव है, जहाँ पर अगर हम वो हिंदुओं को हेल्प नहीं करेंगे, तो मिशनरीज और उलेमास वगैरह, मदरसा वगैरह जो है आस पड़ोस के, वो वाकई हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करेगा, वो लोग का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो विशेषकर उस जगह में जाकर हम जो नेचुरल कैलेमिटीज या कोविड जैसे प्रॉब्लम का हम मुकाबला करते हैं, हम लोगों को वहां पर राशंस वगैरह का सहयोग देते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लस हम जो कम्युनल और पॉलिटिकल वायलेंस जो हिंदुओं के ऊपर होता है, और उसके उस हिंदुओं को हम लीगल मेडिकल सपोर्ट देते हैं। सपोज कोई अगर हिंदू अपना घर का रक्षा करते हुए या अपने परिवार का रक्षा करते हुए अगर घायल होते हैं या फॉल्स केस में अरेस्ट हो जाते हैं, तो हम उनको मेडिकल और लीगल सपोर्ट भी देते हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल में है या तो जेल में है ड्यू टू फॉल्स केस, जो ममता लगा देती है इन लोगों पर, साधारण और बेगुनाह हिंदुओं पर, उनको हम पूरा लीगल सपोर्ट देते हैं। जब तक वो जेल में है उनके परिवार का हम ख्याल रखते हैं, उनका खाने पीने का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन मोस्ट केसेस द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जो परिवार में उपाय करके लाके सबका खाना पीना का व्यवस्था करते हैं, इन लोगों को ही ज्यादा जेल में भेजा जाता है। और वो परिवार भी बहुत यानी टारगेट करते हैं वो लोग, टारगेट करते हाँ, हैं। राइट हुँ। राइट राइट। और वो परिवार भी बहुत एक्सप्लॉइट होने का जगह में आ जाते हैं। तो हम और हमारे जो कार्यकर्ता है, हम लोग उनको सोशल सिक्योरिटी प्लस उनका देखभाल करना ड्यूरिंग, वो आदमी जब जेल में है या हॉस्पिटल में है तब तक उनका परिवार का ध्यान रखना, ये हमारा एक प्रायोरिटी सर्विस में से है। ताकि हिंदुओं को, और हम जब उनको सपोर्ट करते हैं तब ये बोलते हैं कि माँ काली, भगवान कृष्ण ने आपके पास मदद भेज रहा है। निमित्त जो है वो हमारे पूरा पृथ्वी का, दुनिया का जितने लाइक माइंडेड हिंदू है, ये आपके भी सपोर्ट भेजते हैं, पर उनके अंदर प्रेरणा जो है ये भगवान का दिया हुआ है। तो इसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण करो। और ये एक यूनिवर्सल हिंदू ब्रदरहुड का ये मैसेज है। आप जो कि हिंदू है और आप लड़ाई कर रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट अ विक्टिम, आप स्ट्रगल के दौरान आप सफर कर रहे हैं। तो आपके लिए ये मदद आ रहा है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भागते भागते भाग रहे हैं, इसके लिए आपके पास सपोर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के लिए आपके पास सपोर्ट आ रहा है। ये मैसेज मैं लोगों को देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ सिलेक्ट करने का कि जो परिवार में अधिक से अधिक बच्चे हैं और वो सफर कर रहे हैं, तब मैं उनको ज्यादा सपोर्ट देता हूँ। मेरा सपोर्ट भी जो है, क्योंकि भरपूर तो नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, जो भी आता है वो हम अगर उदार होकर सबको बांट देंगे तो प्रॉब्लम है। जो ये धर्म युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, हम प्रयास करते कि फर्स्ट जो सर्विस है हमारा उनके लिए हो, उसके बाद अगर बचा कुचा जो है वो न्यूट्रल लोगों के लिए हो। और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है जो संघर्ष में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, ये मेरा प्रायोरिटी में रहता है, क्योंकि वही हमारे धर्म योद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। सुनकर थोड़ा दिल को बहुत दर्द हो रहा है मुझे कि इस तरह की काम चल रही हैं। देखिए, सत्ते पे रहने के लिए जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है, अपना ये धर्म नहीं है।
मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कल जो लास्ट फेस इलेक्शंस हुए थे, डायमंड हार्बर खास करके या कोई भी हम्म। कंस्टिट्यूएंसी जहां पर इलेक्शन हुआ, भारी तरह से वायलेंस हुआ है सुना है मैंने। तो जरा हाँ। आप हमको हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कीजिए कि अ, कल का फेस कैसा चला और उसके बाद आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है वेस्ट बंगाल में? देखिए कल जो फेस था डायमंड हार्बर, कल बहुत जगह वायलेंस हुआ, कलकत्ता में भी हुआ। बेले घाटा बोल के एक जगह है, वो एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है जो नॉर्थ कोलकाता लोकसभा के अंदर आता है। वहां पर भी वायलेंस हुआ, डायमंड हार्बर में हुआ और बाकी बहुत जगह में हुआ। देखिए मैं ये मानता हूँ, मतलब ये वायलेंस मेरा मानने और नहीं मानने से नहीं, वायलेंस बंगाल में होता ही है। पॉलिटिकल वायलेंस एंड कम्युनल वायलेंस, हम आप देखे होंगे कि रामनवमी का शोभा यात्रा में भी अटैक्स होते हैं और हर चुनाव में अटैक्स होते हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ता और हमारे जो लोग हैं उनको यही मैसेज देता हूं और उनको तैयार भी करने का कोशिश करता हूं कि ये पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन आज नहीं पहले से होता आया है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस होते हैं। और हमको अगर पता है कि वायलेंस होने वाला है, तो व्हाई शुडंट वी ऑल और द मास हिंदूज आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि हमको पता है वहां पर गड्ढा है और हमको उसी के ऊपर से जाना है, तो हम उसके अंदर पैर क्यों डालें। हमको जंप करना है, प्रिकॉशंस लेना है, प्रिवेंशंस लेना है। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि हम खाली हर समय मार खाएं और रोते रोते पुलिस के पास जाए, आर्मी को बुलाएं, बड़े नेता के पास जाए। ऐसा नहीं, हमको समाज को मजबूत करना पड़ेगा, समाज में शक्ति लाना पड़ेगा। क्योंकि जो अत्याचार कर रहा है वो भी आम नागरिक है, उसके पास 10 हाथ नहीं है, वो ज्यादा प्रिविलेज नहीं है। वो भी अपना एक मकसद से लड़ाई लड़ रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। चाहे कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल हो, मतलब टारगेट पॉलिटिकल हो या कम्युनल हो, रिलीजियस हो, ये भी एक आम व्यक्ति है। अगर वो हर समय अपना मानसिकता ऐसा बनाया है कि हम हिंदुओं के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेंगे, और ये हर बार होता है, तो क्यों जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो क्यों अपने आप को मजबूत और प्रिपेयर्ड नहीं करे। मेरा ये प्रयास रहता है कि हम समाज को मजबूती दें और प्रिपेयर करें। और खाली क्योंकि देखिए रोते रोते हर समय पुलिस और आर्मी को बुलाने में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि हम भगवान राम के वंशज है, हम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के वंशज है। हम रोने और छाती पीटने ठोकने वालों के वंशज नहीं है। तो मैं यही मानता हूं कि ईट का जवाब पत्थर से लेना है, उसके लिए समाज को तैयार करना है। हाँ, जब हम संघर्ष होगा, लड़ाई होगा, तो उसमें दोनों साइड का ही नुकसान है। पर वो नुकसान जो है उसमें भी सम्मान है। भागने से या केवल खड़ा खड़ा मार खाने से कोई सम्मान नहीं है। तो मैं तो ये सीधा मैसेज अपने जो कार्यकर्ता है या लोग हैं उनको ये देने का प्रयास करता हूँ कि जब सिचुएशन खराब हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा समस्या ये है कि पुलिस भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये लोग पुलिस को यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं बोला हूँ कि आपके लिए लीगल सपोर्ट हम देंगे, बट पुलिस भी एक हद तक जाके अपने आप को रोकेगा। क्योंकि एक बड़ा फैमिली में एक ही आदमी पुलिस होता है, बाकी सब तो नॉर्मल सिविलियन है। तो वो भी फील करेगा, करता भी है। हमारा सपोर्ट बेस में पुलिस वाले भी हैं। तो यही है कि वायलेंस जो होता है उसको काउंटर भी करना चाहिए। नाम देवदत्ता जी, आपने बहुत बहुमूल्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या होने वाला है इस बार? वेस्ट बंगाल की बहुत चर्चा हो रही है नेशनल पोल्स में। देखिए मेरा जो जो कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और पार्टी का जो व्यू है कि कम से कम 25-26 सीट आएगा भारतीय जनता पार्टी को। और तृणमूल का जितना सीट होगा उसमें उससे कम से कम एक सीट ज्यादा होगा। ये हमारे जो वरिष्ठ नेता है इनका कहना है, इनका मानना है।
और मैं ये थोड़ा शायद कम समझता हूँ। तो उनका जो स्टेटमेंट है, मैं उसी को मैं रिपीट कर सकता हूँ कि बीजेपी इन वेस्ट बंगाल इस लोकसभा चुनाव में कम से कम टीएमसी से एक मतलब सीट ज्यादा पाएगा। दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। थैंक यू सो मच देवदत्त जी। एंड दर्शकों के लिए एक छोटी सी निवेदन है, अब कृपया आप लोकेट कीजिए सिंघम बाहिनी की जो लिंक हम डालने वाले हैं इस वीडियो में, और प्लीज टू डोनेट टू हिम। देवदत्ता जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और हम बहुत चीज बात करते हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि ये सच्चे सनातनी एक वॉरियर हैं जो कि धरती पर जाकर लड़ रहे हैं। ये आपकी मेरी बस की बात नहीं है। हम तो बाहर विश्व के दूसरे कोना किनारे पे बैठकर हम ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि जहां पर कोई काम करने के लिए तैयार है उनको पूरी तरह से प्रोत्साहन दे। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी, और हम फिर से मिलेंगे आपसे शीघ्र ही आफ्टर द इलेक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।